अच्छा बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की छठा पाठ बसंत की सच्चाई इस पाठ के बारे में पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। बसंत की सच्चाई इसकी विधा है एकांकी। यह एक एकांकी है जो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित यह एक एकांकी है। पिछली कक्षाओं में हमने पहला दृश्य और दूसरा दृश्य इसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम तीसरे दृश्य के बारे में अध्ययन करने से पहले पहला और दूसरे दृश्य के बारे में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। बाद में हम तीसरे दृश्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए छात्रों, अब पहला और दूसरा दृश्य के पश्चात मैंने 3-4 प्रश्न आपसे पूछकर आज के इस कक्षा में तीसरे दृश्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पहला दृश्य जो हमने देखा बाजार में घटित होता है, जहां पर बसंत कुछ सामान अपने हाथ में संभाले हुए बेचता हुआ दिखाई देता है। और बाजार में तो आपको मालूम ही है, ऊंची ऊंची आवाज में सब लोग अपने सामान बेचते हुए नजर आते हैं। सब अपने सामान बेचने वाले होते हैं तो वहां पुकारते हैं, अपना अपना सामान बेचने के लिए वहां लोग पुकारते हैं और ग्राहकों को अर्थात कस्टमर्स को बुलाकर वहां सामान बेचने का कार्य यहाँ तो सामान्य रूप से हमें बाजार में देखने को मिलता है। तो चलिए, और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बसंत नामक लड़के की आयु कितनी थी? बसंत की आयु कितनी थी? मैंने आपको पाठ में बताया है। हाँ, खड़े होकर बोलिए। हाँ, लगभग 12 वर्ष की थी। बिल्कुल सही, बैठिए। बसंत नामक लड़के की आयु लगभग 12 वर्ष की थी। वह, और एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, वह कौन कौन से सामान बेच रहा था? मंगला बताइए। एक 2-3 सामान तो वहां बेच रहा था, मैंने आपको पाठ के समय बताया है। हाँ, छलनी, हाँ, बटन और दिया सलाई। हाँ, बैठिए। बसंत नामक बालक बाजार में बटन, छलनी और दिया सलाई और भी कुछ छोटे मोटे सामान बेच रहा था। यह हुआ पहला दृश्य। और दूसरे दृश्य में, दूसरा दृश्य कहां घटित होता है? जीवन भी। हाँ, वेरी गुड, बैठिए। देखिए, दूसरा दृश्य किशनगंज नामक एरिया में, इलाके में घटित होता है। तब समय क्या था? दूसरा दृश्य घटित का समय क्या था? कौन बताएगा? वक्त क्या था? शाम का वक्त था, संध्या अर्थात शाम का वक्त था। सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। तब वहां पर एक राह चलते व्यक्ति को कौन आकर पूछता है? कौन आकर पूछता है? प्रताप। खड़े होकर उत्तर देना है। हाँ, प्रताप नामक बालक, बसंत का छोटा भाई, वहां आकर एक राह चलते व्यक्ति को पंडित राजकिशोर का घर पूछता है। क्या हो गया? तो चलिए, आज हम तीसरा दृश्य बसंत की सच्चाई इस एकांकी के तीसरे दृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। बसंत की, आप सब पुस्तक के साथ एक नोट रख लीजिएगा। मैं जो भी यहाँ पर विलोम, वचन, अन्य लिंग शब्द आएंगे उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। सच्चाई, बसंत की सच्चाई, इसको लिखा हुआ है विष्णु प्रभाकर। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर नामक लेखक द्वारा रचित बसंत की सच्चाई। तो चलिए छात्रों, तीसरा दृश्य मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए ध्यान पूर्वक। तीसरा दृश्य
आप कल्पना कीजिए तीसरा दृश्य कहां घटने वाला है। पहला दृश्य तो हमने देख लिया, बाजार में घटित हुआ। दूसरा दृश्य घटित हुआ किशनगंज नामक इलाके में घटित हुआ, और उसी तरह तीसरा दृश्य अब जो घटित होने जा रहा है, आप कल्पना कीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके पुस्तिका में दिया हुआ है। देखिए, स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य। जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है, रह रह कर दर्द से कर्राह उठता है। प्रताप और किशोर का प्रवेश। देखिए, कल्पना कीजिए, मैं आपको कल्पना लोक में ले जाऊंगा। आप कल्पना कीजिए कि तीसरा दृश्य कहां घटित हो रहा है। एक कच्चा मकान। देखिए, यहाँ पर पक्का मकान नहीं है। पक्का मकान इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्णವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮನೆ। कच्चा मकान इसका अर्थ होता है ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮನೆ। ಇವಾಗ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಂಚು ಒಡೆದೋಗಿರುವಂತಹ ಹಂಚು, ಕಿಟಕಿ ಇದೆ, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ कच्चा मने ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, उस तरह मकान का दृश्य आप कल्पना कीजिए। तीसरा दृश्य एक कच्चे मकान का दृश्य। उस मकान के ओसारा मीन्स घर के आंगन, घर के जो हम कन्नड़ में कहते हैं नडु मने, हॉल, जो अंग्रेजी में पाठशाला, जो हम कहते हैं घर में जो सबके हॉल होता है, उस हॉल को हम कहते हैं ओसारा हिंदी में। ओसारे में एक चादर जमीन पर बिछी हुई है, पलंग पर नहीं, मेज पर नहीं, जमीन पर। यहां पर जमीन पर बसंत नामक बालक लेटा हुआ है, अर्थात सोया हुआ है। यहाँ तीसरा दृश्य है। वह कैसे सोया हुआ है? उसके पैरों में दर्द है, उसके पैरों में दर्द है, और दर्द को रह रह कर उसको क्या कर रहा है? सहन कर रहा है। जो हम दर्द को सहन करते हैं, दुख को सहन करते हैं, उसी तरह यह 12 वर्ष का बालक बसंत दर्द को सहन कर रहा है, रो रहा है, दुखी है, जमीन पर लेटा हुआ है। उसी समय किसका प्रवेश होता है? पंडित राजकिशोर और उसका छोटा भाई प्रताप। कल्पना में आ गया आपको? देखिए, आप कल्पना कीजिए, एक कच्चे मकान का दृश्य है। एक कच्चे मकान का दृश्य है। उस कच्चे मकान के हॉल में एक लड़का लेटा हुआ है, अर्थात सोया हुआ है, चादर के ऊपर। ना कोई वहां पर जो हम कहते हैं कन्नड़ में तड़े ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಗಾಯ ಇದ್ದಂಗೆ ನೆಲ ನಮಗೆ ಚುಚ್ಚಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕ ಮಲಗಿರೋದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಚಾದರ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ। यहाँ पर दरी पर लेटा हुआ बालक दर्द को कर्राह से सहन कर रहा है। इस दृश्य को आपने समझना है। तीसरा दृश्य मालूम हो गया, सभी को ज्ञात हो गया। तीसरा दृश्य कहां घटित होता है? एक कच्चे मकान के ओसारे में जमीन पर लेटा हुआ बालक अर्थात बसंत, यहाँ तीसरा दृश्य है। उस घर में, उस कच्चे घर में प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। देखिए, आप थोड़ा सोचिए, दूसरा दृश्य कहां समाप्त हो गया? किशनगंज में। किशनगंज में प्रताप उनके 14.5 आने पैसे लौटाने के लिए गया था। लौटाने के बाद सब कुछ किस्सा, जो कहानी थी, बसंत अपघात हो गया था बाजार में, उस कहानी को सुनाया। तो पंडित राजकिशोर ने सोचा, चलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी घर आता हूँ। इस प्रकार पंडित राजकिशोर ने कहा था। जब उन्होंने कहा अपने नौकर से, अमर सिंह मैं अहिर टीला जा रहा हूँ, तुम डॉक्टर वर्मा को बुला लेकर तुरंत आ जाना। अहिर टीला में
नाम पूछ लेना भिक्षु अहीर। देखिए यहाँ पर अहीर टीला एक एरिया है, उस एरिया में आने वाला घर का नाम है भिक्षु अहीर। भिक्षु अहीर के घर में बसंत और प्रताप दोनों रहते थे। ना तो उनकी माँ थी, ना तो उनके बाप था, ना तो उनका कोई अन्य बहना या बहन था, कोई नहीं थे। सिर्फ दो, बसंत और प्रताप दोनों ही भिक्षु अहीर के घर में रहते थे। वहां पर पंडित राजकिशोर और प्रताप का प्रवेश होता है। तो यहाँ से तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। ध्यान पूर्वक सुने। प्रताप, यह रहा साहब। घर के अंदर आते ही प्रताप ने कहा, साहब देखिए यह रहा बसंत। तो वहां जमीन पर लेटा हुआ था ना, तब राजकिशोर को बुला लेकर प्रताप उस घर में आया तो कहा, साहब देखिए यह रहा। इस तरह प्रताप ने दिखाया। तो राजकिशोर ने कहा, अरे यह तो जमीन पर लेटा है, अरे ये तो बालक जमीन पर लेटा है, क्योंकि वहां अमीर नहीं है, गरीब है, इसके पास ना तो कोई पलंग है, ना तो कोई अन्य मेज है, कुछ नहीं है, इसलिए वहां बालक जमीन पर लेटा हुआ था। पंडित राजकिशोर को आश्चर्य हो गया, अरे ये तो बालक जमीन पर लेटा हुआ है, इसके पैरों में तो बहुत दर्द है, तो भी वह जमीन पर लेटा हुआ है, यह सोचा। तो बसंत ने चकित होकर तुरंत ही पंडित राजकिशोर की आवाज उसके कानों में पड़ी तो बसंत क्या हो गया, चकित हो गया। चकित होकर पंडित राजकिशोर को देखा तो कहा, क्या कहा उसने, आप आए हैं मुझ जैसे गरीब के घर, हम बहुत गरीब हैं। इस तरह बसंत जमीन पर लेटे ही पंडित राजकिशोर की आवाज सुनकर उनको देखते ही कहा, साहब आप आए हैं मुझे देखने के लिए, इस तरह कहा। तो राजकिशोर ने कहा, कहाँ चोट लगी है बेटा, दिखाओ मैं तो थोड़ा देखूं, आपको कहाँ पर चोट लगी है। तो राजकिशोर ने कहा, बेटे तुमको अपराध में कहाँ चोट लगी है, दिखाओ। इस तरह राजकिशोर ने बसंत को कहा। राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं, किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बांधी है, छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत ओट भींचकर आह खींचता है। तब राजकिशोर ने उसके पास जाकर, बसंत के पास जाकर कहा, बेटा तुमको कोई चोट लगी है, तुमको बहुत बड़ी चोट लगी होगी, दिखाओ मैं थोड़ा देखूं। इसलिए वहां पर पास जाकर बसंत के पैर को छूने का प्रयास किया तो बसंत दर्द से चीख उठता है, चिल्लाता है, साहब मत छूइए, वहां पैर को मत पकड़िए, क्योंकि वहां पैर में बहुत दर्द है। इस तरह रोते हुए चिल्लाने लगा। कौन, बसंत। वहां पैर में मुझे बहुत दर्द है साहब, मत छुइए, मत पकड़िए, क्योंकि पकड़ते ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए ओट भींचना, इसका अर्थ होता है इस तरह हम कहते हैं ना, जब किसी शरीर में हमको दर्द होता है तो हम दर्द को करवाते हुए कहते हैं, अपने होंठों को इस तरह तंग से पकड़ लेते हैं, सही है ना। अपने शरीर में कोई भाग या कोई हिस्से का दर्द होता है तो हम दर्द को सहन करते हैं। तो यहाँ पर बसंत नामक बालक भी दर्द को सहते हुए कहा, साहब मत छूइए, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए कहने लगा। तो तब बसंत ओहो दर्द खींचते हुए बसंत रोने लगा, आप मत छूइए, मेरे पैर मत पकड़िए, इस तरह बोलने लगा। तो राजकिशोर कहा, नहीं नहीं घबराओ नहीं बेटा, तुम मत घबराओ, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, तुम नहीं घबराना, तुम डरना मत। इसलिए राजकिशोर ने बसंत को कहा। तो फिर बसंत ने कहा, दर्द से करवाते हुए मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका। देखिए इसी को कहते हैं प्रामाणिकता। अपने शरीर में बहुत सारा दर्द है, फिर भी उस बालक के मुंह में
कैसी बात आ रही है। देखिए यहाँ पर साहब आंखें बंद किया हुआ है, दर्द को सहन कर रहा है, फिर भी बसंत राजकिशोर से कह रहा है, साहब मैंने आपके 1 रुपए का नोट लेकर गया था भुनाने के लिए, परंतु मैंने नोट को भुनाकर लौट रहा था तो मैं मोटर के सामने आ गया, मोटर मेरे पैरों पर चले गई, इसलिए मैं आपके पैसे लौटा न सका। देखिए वहां बालक कितने उत्कृष्ट बात पंडित राजकिशोर के सामने कह रहा है, तब मैं आपके पैसे लौटाने नहीं आ सका साहब, इस तरह कह रहा है। तो तब राजकिशोर ने कहा उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। देखो बेटा, उस बात की आप कोई भी कतई चिंता मत कीजिए, थोड़ी सी भी चिंता मत करना। मैंने आपको पैसे पूछा है नहीं, आप ध्यान से आराम कीजिए, आप शरीर में बहुत दर्द है। इस तरह बसंत को पंडित राजकिशोर ने समाधान किया, उसको दुख में दर्द भूलने का प्रयास किया। मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, अभी डॉक्टर आते ही होंगे, इस तरह राजकिशोर ने बसंत को कहा। तो बसंत कहा डॉक्टर को बुलवाया है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं है साहब, आपने डॉक्टर को क्यों बुलाया। देखिए वहां पर डॉक्टर जो है उसकी बात वहां पर अभी खत्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। बसंत ने कहा डॉक्टर को क्यों बुलाया है आप, डॉक्टर को, अगर डॉक्टर आएगा तो मुझे चिकित्सा करेगा तो पैसे मांगेगा, मुझको उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा डॉक्टर के देने के लिए नहीं है। तो डॉक्टर का प्रवेश, उसी समय डॉक्टर का प्रवेश होता है, डॉक्टर बसंत के घर को पहुंच जाता है। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। डॉक्टर वर्मा आते ही पंडित जी को क्या किया, हेलो पंडित जी, क्यों, क्योंकि डॉक्टर वर्मा राजकिशोर जी के फैमिली डॉक्टर हैं। मैंने कहा था ना आपको, पिछली कक्षा में बताया था। डॉक्टर वर्मा ने आते ही, हेलो पंडित जी, मैंने इस बालक को आज दोपहर को बाजार में देखा था, इस तरह डॉक्टर वर्मा ने बताया। तो राजकिशोर ने कहा जी हाँ, जरा देखिए तो। जी सही है, मैंने भी इसको बाजार में ही देखा था, तब तो उससे पहले मुझे यह बालक कौन था पता नहीं था, मैंने भी इसको कुछ सामान बेचते हुए बाजार में ही देखा था। तो चलिए बात हम आराम से बात करेंगे, तो पहले इसको चेक कीजिए, इसको चेकअप कीजिए। इस तरह पंडित राजकिशोर ने डॉक्टर को कहा। तो डॉक्टर गंभीर, राजकिशोर, डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से ओठ भींचता है, प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं, वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं। तो चलिए, तब डॉक्टर वर्मा ने पंडित राजकिशोर की बात सुनकर बसंत को ध्यान से चेक किया, उसका चिकित्सा करने का प्रयास किया, बहुत गंभीरता से चिकित्सा करने का किया। तो तब पास में खड़ा हुआ उसका छोटा भाई प्रताप कभी राजकिशोर का मुंह देखता है, कभी डॉक्टर का मुंह देखता है, कभी अपने भाई बसंत का मुंह देखते आंखों में आंसू रोते हुए पास ही खड़ा रहता है। तो तब उत्सुकता से पंडित राजकिशोर पूछते हैं डॉक्टर से, क्यों डॉक्टर साहब, क्या होगा इस बालक को, इतनी गंभीरता से आपने इसको चेक कर रहे हैं, क्यों, क्या बात है। इस प्रकार पंडित राजकिशोर ने डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने कहा गंभीर, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा, दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। तब डॉक्टर ने कहा नहीं पंडित जी, शायद इस बालक के पैरों में बहुत दर्द है, एक पैर को बहुत दर्द हो गया है, शायद एक पैर की हड्डी टूट गई होगी, एक पैर तो ठीक है। ऐसा करना चाहिए, अभी तुरंत इस बालक को अस्पताल ले जाना चाहिए, यहाँ घर में इसका चिकित्सा करने का सुविधा नहीं है, क्योंकि अस्पताल में क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जो औजार होते हैं, हम इसको हिंदी में कहते हैं औजार,
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ कहते हैं ಸಲಕರಣೆಗಳು. ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇರೋದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಎಲುಬು ಇವೊಂದು ಕಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಕಾಲು ಸರಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಹಳ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವನಿಗೆ ಈಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ डॉक्टर वर्मा पंडित राजकिशोर कहते हैं। तब डॉक्टर वर्मा की बात सुनकर पंडित राजकिशोर ने क्या कहा, देखिए राजकिशोर तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। ठीक है साहब, आप एक काम कीजिए, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, इस बालक को हम तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। क्या हुआ, उसका पूरा खर्चा, उसका पूरा पैसा मैं दूंगा। इस बालक को बचाना है, क्योंकि इस बालक में एक बहुत अच्छी आदत है कि यह प्रामाणिक है। यह क्या है, बहुत ही प्रामाणिक है। इस तरह बोलने लगा तो डॉक्टर ने कहा, जी हाँ कर आइए, मैं तब तक इसे इंजेक्शन लगाता हूँ। अच्छा, आप एम्बुलेंस के लिए फोन कराइए, तब तक मैं इसे क्या लगाऊंगा, एक इंजेक्शन लगाऊंगा। देखिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है, जैसे ही आपको दर्द है शरीर में तो तुरंत थोड़े समय के लिए राहत के लिए डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, एक पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाते ही आपका दर्द क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तब डॉक्टर ने कहा, तो चलिए आप एम्बुलेंस के लिए फोन कराइए, मैं तब तक इस बालक को इंजेक्शन लगाता हूँ। तब बसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ, आपने मुझे इंजेक्शन किया तो मुझे आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो तब तक शायद आपको पता हुआ होगा बसंत सोया हुआ था। पंडित राजकिशोर डॉक्टर बात कर रहे हैं तो इसमें दर्द में उस बालक को बहुत गहरी नींद आई हुई होती है, सोया हुआ होता है, आंखें बंद करे होता है। जैसे ही डॉक्टर वर्मा इंजेक्शन करने के लिए आगे चले जाते हैं तो तब आंखें खोलकर कहता है, बसंत ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए, क्योंकि आप मुझे इंजेक्शन लगाएंगे तो आपको मैं पैसे देना पड़ेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब इस प्रकार बात सुनकर राजकिशोर कहते हैं, हंसकर तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा, डॉक्टर साहब जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। तो पंडित राजकिशोर को हंसी आती है। क्यों हंसी आती है, यह बालक में कितनी प्रामाणिकता है। बेटे तुम चिंता मत करना, तुम्हें पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे इंजेक्शन के पैसे मैं दूंगा, आप चुपचाप लेटे रहो, आप चुप सोए रहो। डॉक्टर साहब उस लड़के की बात मत सुनिए, इसको इंजेक्शन लगाइए, आप यहीं ठहरिए, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूँ और इस लड़के को अस्पताल ले जाएंगे, इसको बचाना ही होगा, इसका पैर ठीक करना ही होगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बुरी आदत है। वह आदत कौन सी है, प्रामाणिकता है। बहुत ही दुर्लभ गुण है इस बालक में, वह दुर्लभ गुण कौन सा है, प्रामाणिकता का है। तो चलिए आप इसको चेकअप कीजिए, तब तक मैं एम्बुलेंस के लिए फोन लगाता हूँ। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर देता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत होठ भींचता है, प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिर जाता है। उस तरह प्रताप ने एक सहारे के लिए डॉक्टर वर्मा ने प्रताप को बुलाते हैं। आइए, प्रताप को बुलाया सामने, तो चलिए यहाँ पकड़ लीजिए, मैं इसको, ये बड़ा है या तुम बड़े हो। तब प्रताप से पूछा, डॉक्टर ने कहा ये मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। प्रताप छोटा है, बसंत बड़ा है। बातचीत करते हुए डॉक्टर ने
बसंत को इंजेक्शन लगाया तो तब देखिए वहां पर पास ही खड़े रहा प्रताप ने। कभी डॉक्टर का मुख देखता है, कभी अपने भाई बसंत का मुख देखता है, और बसंत देखता है डॉक्टर को कृतज्ञता की दृष्टि से। जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर सहाय किया होता है ना, जो सहाय करता है, तब हमारी भावना कैसी होती है? कृतज्ञता भावना होती है। किसी को एक सहायता में हम उसका सहाय करें, हम उसकी सहायता करें, तो उसकी भावना कैसी होती है, उसकी दृष्टि कैसी होती है? देखने की दृष्टि कृतज्ञता की दृष्टि होती है। इसी तरह यहाँ बसंत नामक एक बालक भी कृतज्ञता दृष्टि से डॉक्टर वर्मा की ओर देखता है। बसंत का हाथ प्रताप उसका छोटा भाई पकड़ता है और डॉक्टर वर्मा इसको इंजेक्शन लगाते हैं। तीसरे दृश्य का पर्दा भी गिर जाता है। इस तरह देखिए मनुष्य जीवन में प्रामाणिकता का बहुत ही योगदान है। जैसे ही व्यक्ति अपने जीवन में प्रामाणिकता को भूल जाता है, वह व्यक्ति नहीं रहता, वह एक शैतान हो जाता है। शैतान का अर्थ क्या होता है? देवा। जो हम कहते हैं देवा, जो कन्नड़ में कहते हैं ना, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರದೆ ಅವನು ದೆವ್ವನಾಗಿರ್ತಾನೆ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಮತ್ತು ದೆವ್ವನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमारे शरीर में जान है, तब तक हमें प्रामाणिकता की भावना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि भगवान ने भी इसलिए ही हमें जमीन पर भेजा है। तुम्हारे ओर से किसी को अगर सहाय करना हो, मजदूर लोगों को और भी कुछ अन्य बड़े बुजुर्गों को सहाय करने में आप कभी पीछे नहीं हटना है। आगे कदम बढ़ाकर उनका क्या करना है? सहायता करनी है। तो चलिए छात्रों, इसके अंदर आते हुए कुछ शब्द लिख लीजिए। जमीन, इसका विलोम रूप क्या हो गया? विलोम रूप लिख लीजिए। जमीन, इसका विलोम जमीन का क्या हो गया? जमीन, आसमान। जमीन अर्थात क्या है? जमीन अर्थात धरती है। जमीन अर्थात धरती, इसका विलोम रूप क्या हो गया? सब लिख लीजिए इसको। आसमान, नीचे, इसका विलोम रूप क्या हो गया? ऊपर। वेरी गुड, लिख लीजिए। नीचे, ऊपर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, उसी तरह लिख लीजिए। जाता, आता, जाता, इसका विलोम रूप होगा आता। विमुक्ति है आगे आगे। हाँ देखिए यहाँ पर उसको क्या कहते हैं हम? विमुक्ति। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखकर लिख लीजिए। विमुक्ति शब्द आगे आगे, क्योंकि दोनों शब्द एक ही जैसे हैं तो हम उसको कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से विरुक्ति। अगर छोटा, वेरी गुड, शाबाश, लिख लीजिए। छोटा, बड़ा, इसका विलोम रूप हो गया बड़ा। अब यहाँ पर देखिए आम, एक वचन, आम एक वचन है, उसमें वचन शब्द लिख लीजिए। वचन शब्द आंख, हाँ बिल्कुल सही। आंख, आंखें लिख लीजिए। आंखें। और पट्टी है उसमें, अब देखिए बाद में पट्टी है ना, पट्टी, पट्टियां, पट्टियां। देखिए जो पट्टी कहाँ आई हुई है? रुपये, बहुवचन रुपया, रुपया, रुपये।
लिख लीजिए। रुपया एक वचन, रुपये बहुवचन। तुम्हारे, हमारे आएगा। फिर भी दूसरे शब्द देखिए यहां पर, और अंदर है, हाँ चौथा है ना उसमें, अंदर बाहर, इसका विलोम लो, बाहर, पीछे आगे, वेरी गुड, पीछे आगे, सभी को लिख लेना है। हाँ, रहा रहा कर अर्थात हो गया सहिसिಕೊಂಡು, नो सहिसिಕೊಂಡು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ। और पट्टी आए हो गए हैं, और इसके पश्चात अंदर शब्द मैंने लिखा लिया है आपको यहाँ पर, हाँ गरीब, अमीर, हाँ और शब्द है ना इसमें, गरीब, खरीदना बेचना, हाँ वेरी गुड, अमीर, खरीदना, लिख लीजिए, बेचना, लेना देना, लेना और देना, लेना विलोम देना, लेना देना। इस प्रकार तीसरा दृश्य आज हम बसंत की सच्चाई एकांक में समाप्त करेंगे।